नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में कल नई सरकार के गठन से पहले आज जबरदस्त सियासी हलचल रही। आज नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुनने की जो औपचारिकता थी वो पूरी हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को पहले अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद 202 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। अब कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजभवन जाने से पहले विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, केशव प्रसाद मौर्य, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत सहयोगी दलों के सारे बड़े नेता मौजूद थे। मीटिंग में सम्राट चौधरी ने विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया। चिराग पासवान ने इसका अनुमोदन किया और बस कुछ सेकंड में ही सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने जितना बड़ा बहुमत दिया है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। इसे पूरा करने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए पूरी मदद करेंगे और सब मिलकर बिहार के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के अभियान में जुटेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट किया और कहा और ज़्यादा हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे, विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी उन्होंने धन्यवाद दिया, केंद्र सरकार के प्रति भी कि केंद्र की भी बराबर मदद मिल रही है और ज़्यादा तेज़ गति से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे और बिहार की जनता को उन्होंने आभार प्रकट किया। बहुमत के साथ चुने गए नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और उनके जोश के साथ कहा कि फिर से एक बार बिहार के विकास में हम सबको जुट जाना है। इससे बड़ा संवाद क्या हो सकता है? वही कि अब विकास हुआ है और विकास को रफ्तार और तेजी होगी। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी भी बिहार के लिए विशेष रूप से चिंतित रह रहे हैं। तो ये आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार के लिए स्वर्णिम समय होने जा रहा है। और क्या ये भी कहा कि जो आने वाले समय में कोई लक्ष्य है, जो चुनौतियां हैं, वो क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया। उन्होंने बस यही बताया कि बहुत से काम हुए हैं पिछले 20 वर्षों में, खासकर 2006 के बाद से। और अभी जिस तरह का विश्वास जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं कई मंचों पर से घोषणा की है कि हम हर प्रकार से जो है बिहार के प्रगति के लिए काम करेंगे, तो अब ये जो प्रगति जो शुरू हुआ तो रफ्तार पकड़ने जाए। एनडीए बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रियों के नाम तय हो रहे हैं। दूसरी तरफ हार के बाद से लालू परिवार में शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर चली गई, लेकिन पटना में उनके समर्थक मोर्चा संभाले हुए हैं। आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने संजय यादव और सुनील सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। छपरा और सारण से ही लोग पटना पहुंचे। रोहिणी आचार्य के सपोर्टर्स ने आरजेडी ऑफिस के बाहर संजय यादव और सुनील सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों का पुतला जलाया। संजय यादव तेजस्वी यादव के करीबी हैं, तेजस्वी के सलाहकार हैं। बिहार में आरजेडी के चुनावी रणनीतिकार थे, जबकि सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं और इन्हें लालू यादव का करीबी नेता माना जाता है। आजकल तेजस्वी के साथ रहते हैं। सुनील सिंह ने ही चुनाव नतीजों से एक दिन पहले कहा था कि अगर चुनाव में हेराफेरी हुई तो नतीजे आरजेडी के खिलाफ अगर आए तो बिहार में भी ऐसे हालात पैदा कर देंगे जैसे नेपाल में हुए थे। लेकिन हार के बाद न संजय यादव दिख रहे हैं न सुनील सिंह। रोहिणी आचार्य के समर्थकों का कहना है कि इन दो नेताओं के कारण ही आरजेडी की लुटिया डूबी। अब यही दो नेता लालू के परिवार में फूट डाल रहे हैं। इन्हें तुरंत पार्टी से बाहर किया जाए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर जाबाद सिद्दीकी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। जाबाद सिद्दीकी को कल रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कल रात से ही जाबाद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे 13 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी शक के दायरे में थी। उसके ऊपर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के इल्जाम थे। कल ईडी ने 4 राज्यों में अल फलाह से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे। उसके खातों की जांच की थी और उसके बाद जाबाद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया था। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि जाबाद सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक है। पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर जाबाद सिद्दीकी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भाग सकते थे। अब बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की।
अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया। आज बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अनमोल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट को बताया कि अनमोल बिश्नोई आतंकियों और गैंगस्टर्स की एक बड़ी साजिश में शामिल था। वो ऐसे टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश से आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाता है, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग करता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए इनका प्रचार करके आतंक फैलाता है। एनआईए ने दावा किया कि गैंगस्टर्स का नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है और इसका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। गुजरात से आज एक बड़ी खबर आई। गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर स्लेव बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गुजरात पुलिस ने साइबर स्लेवरी रैकेट चलाने वाले रैकेट के सरगना नील पुरोहित को गिरफ्तार किया है। नील पुरोहित की गिरफ्तारी इसलिए बड़ी बात है क्योंकि यह अपराधी इतना शातिर है कि साइबर ठगी के सिंडिकेट को भी नील पुरोहित का असली नाम नहीं मालूम था। सब उसे द घोस्ट कहते थे। नील पुरोहित भारत के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में ले जाता था। वहां जाकर इन लोगों को चाइनीज गिरोहों के हवाले कर दिया जाता था जो इन भारतीयों को साइबर स्लेव बनाकर साइबर ठगी के धंधे में लगा देते थे। सबसे पहले भारतीयों का पासपोर्ट जब्त किया जाता था ताकि वो वापस ना आ सकें। इसके बाद ऐसे लोगों को छोटे छोटे कमरों में बैठाकर उनसे साइबर ठगी करवाई जाती थी। अगर ये लोग इनकार करते थे या भागने की कोशिश करते थे तो फिर इन्हें टॉर्चर किया जाता था, इनकी हत्या तक की जाती थी। अब आपको पाकिस्तान का हाल दिखाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी अपने ही लोगों पर अटैक कर रही है, बेगुनाह लोगों को मार रही है, घर के घर, खानदान के खानदान उजाड़ रही है। पाकिस्तानी फौज के पर यह इल्ज़ाम किसी विरोधी देश ने नहीं, खुद पाकिस्तान के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर ने लगाए हैं। पाकिस्तान के सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी ने भरे मंच से कहा कि पाकिस्तानी फौज केपीके में बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के नाम पर आम लोगों को मार रही है। सोहेल आफरीदी ने केपीके के एक जलसे में कहा कि संविधान बदलकर सुप्रीम लीडर बनकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उनकी कमान में पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ज़्यादती की इंतहा को भी पीछे छोड़ दिया है। सोहेल आफरीदी इमरान खान की पार्टी के लीडर हैं। अभी हाल ही में काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्हें खैबर पख्तूनख्वा सूबे की गद्दी मिली है और उसके बाद से ही सोहेल अपनी कौम मतलब पठानों के मसले ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में आज पूरा दिन तनाव बना रहा। दरअसल आज कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने एक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। महंत ऋषिराज गिरी कोर्ट में चल रहे संभल जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर नाथ मंदिर केस के पिटिशनर थे। यह तय किया गया था कि पदयात्रा जामा मस्जिद, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर नाथ मंदिर कहता है, उसके परकोटे की परिक्रमा करेगी। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। संभल का माहौल खराब ना हो इसके लिए प्रशासन ने पदयात्रा की परमिशन नहीं दी। पीएसी और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन महंत ने यात्रा का ऐलान किया था, इसलिए सुबह से ही हिंदू संगठनों के लोग, साधु संत और स्थानीय लोग कैला देवी मंदिर में जुट गए। भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने मंदिर के आसपास बैरिकेड लगा दी। इससे महंत ऋषिराज भड़क गए। उन्होंने बाहर आकर खुद बैरियर हटा दिया। हालात को देखते हुए पुलिस ने इसका विरोध नहीं किया। हजारों लोग वहां जमे हो गए, नारेबाजी होने लगी। लोगों का कहना था कि हिंदू सिर्फ अपनी धार्मिक परंपरा को निभाना चाहते हैं, इसे रोकना ठीक नहीं। कर्नाटक के मांड्या से आज एक सुकून देने वाली खबर आई। एक हाथी के बच्चे की जान बचाने के लिए मांड्या का प्रशासन, वन विभाग, पुलिस, एनडीआरएफ, इन तमाम एजेंसियों के लोग 4 दिन तक मशक्कत करते रहे और आज इस ऑपरेशन में उन्हें कामयाबी मिल गई। असल में मांड्या के मालवल्ली इलाके में एक प्राइवेट पावर जनरेशन प्लांट की नहर में एक हाथी का बच्चा गिर गया। शनिवार को प्लांट के गेट से ये पानी पीने नहर पर आया था, लेकिन तेज बहाव में फंस गया। रविवार को प्लांट के कर्मचारियों ने इसको देखा। इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी। 2 दिन तक वन विभाग की टीम इस हाथी को निकालने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई।